हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक लॉ क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 7 जो बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स के बारे में। इसका फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 56 जो बात कर रहा है पावर टू एग्जम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो इस एक्ट की एप्लीकेशन अपनी स्टेट पे खत्म कर सकती है। द स्टेट गवर्नमेंट of any state may by notification in official gazette direct that the provisions of this chapter shall not apply to that state or to any part thereof specified in the notification। तो कहते जो ये वाला चैप्टर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस चैप्टर की एप्लीकेशन को एग्जम्प्ट कर सकती है अपनी स्टेट में। नेक्स्ट है सेक्शन 57, ये बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स। तो कहते हैं यहाँ पे भी जो पावर है वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट एंड मे डिफाइन द एरियाज विद इन विच दे शैल एक्सरसाइज देयर पावर्स एंड परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स है उसको अपॉइंट कर सकती है और उनकी जो पावर्स हैं जो ड्यूटीज हैं वो भी कौन डिसाइड करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। एंड किस एरिया में वो काम करेंगे ये भी डिसाइड करना है स्टेट गवर्नमेंट ने। उसके बाद आता है एवरी रजिस्ट्रार शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो जो रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाएगा उसको पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। नेक्स्ट आता है इसमें सेक्शन 58। ये बात कर रहा है कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। तो सेक्शन 58 बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन की। The registration of a firm may be effected at any time by sending by post, post से कर सकते हैं या फिर by delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated। या तो ऑलरेडी फर्म एग्जिस्टेंस में आ चुकी है उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या फिर अभी हमने फर्म जो है वो इन एग्जिस्टेंस लेके आनी है। उसमें क्या होगा, एक स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब की जाएगी और एक फीस दी जाएगी। उसमें ना साथ में क्या होगा, फर्म का नेम होगा, उसकी प्लेस है अगर, या फिर अगर बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो उसकी प्रिंसिपल प्लेस कहाँ पे है एंड अदर प्लेसेस कहाँ पे हैं उसके बिजनेस की, डेट कब किस पार्टनर ने ज्वाइन किया, उनके फुल नेम, उनके एड्रेसेस जो परमानेंट वाले हैं एंड कितने टाइम के लिए जो फॉर्म है वो बनाई गई है। ये सब कुछ उस एप्लीकेशन में मेंशन किया जाएगा। एंड उसके बाद जो स्टेटमेंट होगी उसको साइन करेंगे ऑल द पार्टनर्स और उनके एजेंट्स कर सकते हैं जिनको स्पेशली इस चीज के लिए उन्होंने ऑथराइज किया है। एंड आगे है इसका कि ईच पर्सन साइनिंग द स्टेटमेंट शैल आल्सो वेरीफाई इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब। तो वो इसको वेरीफाई भी करेंगे जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो फर्म है वो कौन कौन से नेम्स हैं वो यूज नहीं कर सकती है। कुछ वर्ड्स हैं एग्जम्प्टेड हैं जिनको वो यूज नहीं कर सकते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो हैं फर्स्ट क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल और जो भी और वर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट ने मना किए हैं बट वो यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई है, दैट इज कि जब स्टेट गवर्नमेंट है अगर अपनी कंसेंट दे देती है तब वो ये सारे वर्ड्स हैं उनको यूज कर सकती है बट इसके लिए भी उनको ऑर्डर चाहिए इन राइटिंग। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 59। बात कर रहे हैं फिर रजिस्ट्रेशन की। तो कहते कि अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, तो रजिस्ट्रार के पास पिछले सेक्शन में एप्लीकेशन गई थी तो यहाँ पे अगर जो रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58 हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, he shall record an entry of the statement in the register called register of firms and file the statement। तो कहते अगर सेक्शन 58 की जो भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया गया है तो जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, उसको रजिस्टर कर देगा। कहां पे? एक रजिस्टर ऑफ फॉर्म होगा उसमें वो रजिस्टर कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 60। ये बात कर रहा है
रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल्टरेशंस इन फॉर्म नेम एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर कहते कोई चेंजेस हो जाती हैं फिर कैसे होंगी वो, when an alteration is made in the firm name and or in the location of the principal place of business of the registered firm, a statement may be sent to the registrar accompanied by the prescribed fees specifying the alteration and signed and verified in the manner required under section 58। तो कहते हैं अगर कोई चेंजेस भी होते हैं तो उसकी भी एक स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, उसके लिए भी जैसे सेक्शन 58 में रिक्वायरमेंट है सिग्नेचर और वेरिफिकेशन की, वैसे ही यहाँ पे भी उनको करनी पड़ेगी पार्टनर्स को। When the registrar is satisfied that the provisions of subsection 1 have been duly complied with, he shall amend the entry relating to the firm in the register of firms in accordance with the statement and shall file it along with the statement relating to the firm filed under section 59। तो जैसे ही रजिस्ट्रार है वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो भी टर्म्स कंडीशंस थी वो कंप्लाई की गई हैं, उसके बाद वो क्या करेगा, उसको उसमें ऐड ऑन कर देगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 61, ये बात कर रहा है नोटिंग ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस। अगर कहते हैं अब कोई ब्रांच है वो नई ओपन कर रहे हैं या फिर कोई पुरानी वाली ब्रांच को वो क्लोज कर रहे हैं, तब क्या किया जाएगा। व्हेन अ रजिस्टर्ड फर्म discontinued business at any place or begins to carry on business at any place, such place not being its principal place of business, any partner or agent, यहाँ पे कोई भी कर सकता है, any partner है, of the firm may send intimation thereof to the registrar। तो यहाँ पे वो intimation दे देंगे to the registrar, who shall make a note of such intimation in the entry relating to the firm in the register of firms and shall file the intimation along with the statement relating to the firm filed under section 59। तो अगर कोई क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ ब्रांच होती है तो उसकी इंटीमेशन कोई भी पार्टनर दे सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 62, ये बात कर रहा है नोटिंग ऑफ चेंजेस इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर्स के नेम या एड्रेस है अगर वो चेंज हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, इंटीमेशन और अल्टरेशन में बी सेंट बाय एनी पार्टनर, ये भी एनी पार्टनर और एजेंट कर सकता है, ठीक है, टू द रजिस्ट्रार हु शैल डील विद इट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61। जैसे सेक्शन 61 में चेंजेस हो रही हैं वैसे सेक्शन 62 पे भी सब कुछ अप्लाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 63, ये बात कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस एंड इन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो कहते रिकॉर्ड कर लेंगे चेंजेस या फिर कोई रेजोल्यूशन हो रही है फर्म की, तो उस केस में व्हेन अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, अगर जो फर्म है उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, एनी इनकमिंग continuing outgoing partner and when a registered firm is dissolved any person who was a partner, या फिर कहते जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्या हो रहा है, कोई भी पार्टनर आ रहा है या कंटिन्यूड पार्टनर्स हैं या फिर कोई पार्टनर जा रहा है फर्म में से। एंड रजिस्टर जो डिसॉल्व के केस में क्या है कि जो पहले पार्टनर्स थे फर्म में तो वो क्या कर सकते हैं या फिर उनके एजेंट्स हैं, they may give notice to the registrar of such change or resolution specifying, वहां पे डेट भी लिखेंगे, and the registrar shall make a record of the notice in the entry relating to the firm in the register of firms and shall file the notice along with the statement relating to firm filed under section 59। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है या फिर रेजोल्यूशन ऑफ फर्म है तो इनमें से जो कोई भी पार्टनर है वो नोटिस दे सकता है एंड रजिस्ट्रार उसके बाद क्या करेगा, उसको फाइल कर देगा जो उसकी रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स वाली फाइल है। नेक्स्ट कहते हैं जो रिकॉर्डिंग ऑफ विड्रॉल ऑफ माइनर है, अगर कहते हैं सेक्शन 30 में माइनर को एडमिट कर सकते हैं, उसके बाद 18 इयर्स के बाद उसके पास राइट होता है कि वो विड्रॉ भी कर सकता है या फिर पार्टनर बन सकता है। तो कहते हैं अगर जो माइनर था उसको एडमिट किया गया था फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड उसने मेजोरिटी अटेन कर ली है, उसके बाद वो इलेक्ट क्या करता है कि ही बिकम्स और ही डज नॉट बिकम अ पार्टनर and the firm is then registered firm, he or his agent specially authorized in this behalf may give notice to the registrar that he has or has not become partner of the firm। then registrar इसके साथ नोटिस के साथ सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली ही डील करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 64, ये बात कर रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। अगर कहते हैं कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो द रजिस्ट्रार शैल हैव पावर
एट ऑल टाइम्स टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक। तो यहाँ पे कोई टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं है, वो कभी भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है उसको चेंज कर सकता है, ठीक कर सकता है। In order to bring the entry in the register of forms relating to any firm into conformity with the documents relating to that firm filed under this chapter. On application made by all the parties who have signed any document relating to a firm filed under this chapter, the registrar may rectify any mistake in such document or in the record or note thereof made in the register of forms. तो कहते हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट में भी कोई चेंजेस करने हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम थी तो उसको भी वो चेंज कर सकता है जो रजिस्ट्रार है। नेक्स्ट है सेक्शन 65, ये बात कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ रजिस्टर बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अ कोर्ट डिसाइडिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू रजिस्टर्ड फॉर्म मे डायरेक्ट दैट द रजिस्ट्रार शैल मेक एनी अमेंडमेंट इन द एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ फॉर्म रिलेटिंग टू सच फॉर्म विच इज consequential upon its decision and the registrar shall amend the entry accordingly। तो कहते हैं अगर कोर्ट के किसी ऑर्डर के साथ क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसके डिसीजन के साथ, तो कोर्ट के ऑर्डर पे जो रजिस्ट्रार है वो एंट्री में अमेंडमेंट्स कर देगा। नेक्स्ट है सेक्शन 66, ये बात कर रहा है इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड फाइल डॉक्यूमेंट्स। द रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन by any person on payment of such fees as may be prescribed। तो यहाँ पे any person की बात की गई है, any person, not only partners। All statements, notices and intimations filed under this chapter shall be open to inspection subject to such conditions and on payment of fees as may be prescribed। तो फीस की पेमेंट के बाद कोई भी स्टेटमेंट, नोटिस, इंटीमेशंस हैं उनको इंस्पेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 67, ये बात कर रहा है ग्रांट ऑफ कॉपीज। द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन furnish to any person on payment of such fees as may be prescribed a copy certified under his hand of an entry or portion thereof in the register of forms। तो कहते हैं जो भी एप्लीकेशन देगा पर्सन तो उसको ऑन पेमेंट जो है कॉपीज मिल सकती हैं जो भी एंट्री की गई है रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स में। नेक्स्ट है 68, रूल्स ऑफ एविडेंस। Any statement, intimation, notice recorded or noted in the register of forms shall, as against any person by whom or on whose behalf such statement, intimation, notice was signed, be conclusive proof of any fact therein stated। तो कहते जिस भी पर्सन ने वो स्टेटमेंट, इंटीमेशन या नोटिस दिया है उसके अगेंस्ट अगर हमने इसको यूज करना है तो इसको हम क्या मानेंगे, कंक्लूसिव प्रूफ मानेंगे जो भी उसने वहां पे स्टेटमेंट दी हुई है उस नोटिस, इंटीमेशन या स्टेटमेंट में। A certified copy of an entry relating to a form in the register of forms may be produced in proof of that fact of the registration of such form and of the contents of any statement, intimation or notice recorded or noted therein। तो इसकी हम सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये है सेक्शन 69, ये बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। जब हमने एक्ट स्टार्ट किया था तब भी हमने किया था कि जो सेक्शन 69 है उसकी एनफोर्समेंट 1 साल लेट हुई थी। तो ये वैसे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है पार्टनरशिप की, बट इसको रजिस्टर ना कराने के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जो फॉर्म्स हैं यूजुअली इसको रजिस्टर करवा लेती हैं। तो सेक्शन 69 है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। नो सूट टू एनफोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट और कन्फर्ड बाय दिस एक्ट। तो कहते कोई भी सूट फाइल नहीं होगा अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या फिर इस एक्ट के अंडर किसी पर्सन का कोई राइट अराइज हो रहा है। शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन सुइंग एज पार्टनर। तो जो पार्टनर्स हैं वो सूट फाइल नहीं कर सकते हैं इन अ फर्म अगेंस्ट द फर्म, ना तो फर्म के अगेंस्ट कर सकते हैं और एनी पर्सन अलेज्ड टू बी और हैव बीन अ पार्टनर इन द फर्म, ना तो वो फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है ना ही वो जो फर्म का पार्टनर है उसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है सूट। या तो कोई पर्सन प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में कोई पार्टनर था उसके अगेंस्ट भी, अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड
and the person suing is or has been shown in the register of firms as partner in the firm। तो कहते हैं जब तक जो फर्म है वो रजिस्टर्ड नहीं होती और जो पर्सन सू कर रहा है वो कभी ना कभी जो फर्म है उसका पार्टनर ना रहा हो। तो दो चीजें होनी जरूरी है, एक तो फर्म रजिस्टर हो और जो पार्टनर जो पर्सन सू कर रहा है वो कभी ना कभी उस फर्म का पार्टनर हो, तभी वो सूट फाइल कर सकता है। सबसेक्शन 2 है नो सूट टू एनफोर्स अ राइट arising from a contract shall be instituted in any court by or on behalf of the firm against any third party unless the firm is registered and the person suing are or have been shown in the register of firms as partners in the firm। तो कहते जो थर्ड पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट भी वो सूट फाइल नहीं कर सकते। जो सबसेक्शन 1 है वो डील करता है अगर खुद में उनमें आपस में कोई सूट फाइल करना है। सेकेंड सबसेक्शन बात कर रहा है जब उन्होंने थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट सूट फाइल करना है। तो दोनों ही केसेस में क्या चाहिए कि फर्म रजिस्टर होनी चाहिए, जो पर्सन सूट फाइल कर रहा है तो वो कभी ना कभी फर्म का पार्टनर होना जरूरी है। बट जो थर्ड पार्टीज हैं वो अपने राइट्स के लिए सूट फाइल कर सकती हैं, उसके लिए फर्म का रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बात कर रहा है The provisions of subsection 1 and 2 shall apply also to a claim of set off or other proceedings। तो ये set off पे भी अप्लाई होता है एंड other proceedings पे भी अप्लाई होता है to enforce a right arising from a contract। ठीक है, तो वहां पे भी क्या जरूरी है कि रजिस्टर होना फर्म का जरूरी है। बट ये कहां पे एप्लीकेबल नहीं है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन? फर्स्ट, टू एनफोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स टू सू for the dissolution of firm or for accounts of dissolved firm or any right or power to realize the property of dissolved firm। तो अगर फर्म को डिसॉल्व करना है या फिर जो डिसॉल्व फर्म है उसके अकाउंट्स को देखना है, उसके लिए सूट फाइल करना है, या फिर कोई भी राइट्स या पावर्स हैं वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हैं डिसॉल्व फर्म की, तो इन तीनों पे जो रजिस्ट्रेशन है वो होनी जरूरी नहीं है। The powers of an official assignee, receiver or court under the Presidency Towns Act, Insolvency Act or Provincial Insolvency Act to realize the property of an insolvent partner। तो insolvent partner के केस में भी जो फॉर्म है उसका रजिस्टर होना जरूरी नहीं है जब ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर या कोर्ट है वो अपनी पावर्स यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी में आता है कि ये सेक्शन और कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। To firms or to partners in the firm which have no place of business in the territories to which this act extends or whose place of business in the said territories are situated in areas to which by notification under section 56 this chapter does not apply। तो कहते जहां पे उनकी प्रिंसिपल प्लेस या कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, तब भी जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है वो नहीं आएगा। एंड सेकंड कहते हैं जिन एरियाज पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एप्लीकेबल नहीं किया इस चैप्टर को, वहां पे भी इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इसी में आता है टू एनी सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज इन वैल्यू which in the presidency towns is not of the kind specified in section 19 of a presidency small causes court act or outside the presidency towns is not of kind specified in second schedule to provincial small causes cause courts act or to any proceedings to execution or other proceedings incidental to or arising from any such suit or claim। तो कहते हैं जहां पे 100 रुपीज तक का क्लेम है तो सेट ऑफ के केस में वहां पे भी जो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 70। ये बात कर रहा है पेनल्टी की। पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स। अगर कोई पर्सन कहते फॉल्स पर्टिकुलर्स दे रहा है, एनी पर्सन हु साइंस एनी स्टेटमेंट, साइन कर रहा है amending statement, notice, intimation under this chapter containing any particular which he knows to be false, वहां पे उसकी नॉलेज ही काफी है। knows to be false or does not believe it to be true or containing particulars which he knows to be incomplete, या फिर incomplete है और does not believe to be complete shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 months or fine or both। ठीक है, अगर कोई पर्सन है वो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है जो उसको पता है कि फॉल्स है या फिर उसको बिलीव है कि ये ट्रू नहीं है, तो उस केस में उसको 3 मंथ्स की पनिशमेंट,
फाइन या फिर दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 71 बात कर रहा है पावर टू मेक रूल्स। तो कहते रूल्स कौन बना सकता है, इसमें बस आपने याद रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट वो रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 8, इसमें इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक नोटिस वाला। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि पब्लिक नोटिस हम कैसे दे सकते हैं। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है और कि कौन कौन से मोड से हम पब्लिक नोटिस दे सकते हैं। A public notice under this act is given where it relates to retirement, expulsion of a partner from a registered firm or to a dissolution of a registered firm or to the election to become or not to become a partner in the registered firm by a person attaining majority who was admitted as minor to the benefits of the partnership by notice to registrar of firms under section 63 and by publication in official gazette and in at least one vernacular newspaper circulating in district where the firm to which it relate has its place or principal place of business। तो कहते रिटायरमेंट, एक्सपल्शन या डेसोल्यूशन वाले केस में या कोई पार्टनर है वो माइनर था मेजर बन रहा है, तो उस केस में जो माइनर था जो मेजर बन रहा है वो दे सकता है नोटिस टू रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म देगा, प्लस क्या होगा जो नोटिस है उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाएगा, प्लस जो एटलीस्ट वन वर्नैकुलर न्यूज़पेपर है, तो एक जो काफी सर्कुलेशन में न्यूज़पेपर होगा उस एरिया में डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे भी उसको नोटिस देना पड़ेगा जहां पे उनकी प्लेस है, जहां पे वो काम कर रहे हैं या फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। सेकेंड कहते हैं इन एनी अदर केस, इसके बिना अगर कोई और चीज है तो वहां पे पब्लिकेशन होगी ऑफिशियल गजट में एंड इन एटलीस्ट वन वर्नैकुलर न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द फर्म टू विच इट रिलेट्स हैज इट्स प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो कहते हैं क्या है कि बाकी केसेस में क्या होगा, यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है उसको नोटिस देना जरूरी नहीं है, इन केसेस में देना है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को भी, यहाँ पे जरूरत नहीं है। 73 रिपील्ड है, 74 में सेविंग्स दी गई है। नथिंग इन दिस एक्ट और एनी रिपील इफेक्टेड देयर बाय शैल अफेक्ट और डीम टू अफेक्ट कोई भी राइट टाइटल इंटरेस्ट है जो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट था, या फिर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या रेमेडी थी बिफोर दिस एक्ट, या फिर एनीथिंग डन और सफर्ड बिफोर दिस एक्ट, या फिर एनी एनेक्टमेंट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप नॉट एक्सप्रेसली जो जिसको हमने रिपील नहीं किया है, एनी रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी वाले रूल्स को ये अफेक्ट नहीं करता, या फिर एनी रूल ऑफ लॉ नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट, तो इसको ये अफेक्ट नहीं करेगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इन चीजों में से। ठीक है, विद दिस हमारा पार्टनरशिप एक्ट खत्म हो गया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।